नमस्कार। आज हम राजकीय प्राथमिक पाठशाला नन्हेड़ा में हैं। नन्हेड़ा की पाठशाला बहुत खूबसूरत पाठशाला है और इस पाठशाला की खूबसूरती के अनुकूल यहाँ शिक्षा में सुधार के लिए अग्रणी भूमिका निभाने वाली शख्सियत हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं नीलोखेड़ी खंड के शिक्षा अधिकारी और साथ ही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय निगदू के प्रिंसिपल, जो काफ़ी लंबे समय से शिक्षा में सुधार के लिए, स्कूलों में रूपांतरण के लिए काम कर रहे हैं। धर्मपाल चौधरी जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे प्रेरणा और अध्यापक लेते रहे हैं, इनके स्कूलों में भ्रमण करते रहे हैं और जब शिक्षा में सुधार की बात आती है पूरे हरियाणा के स्तर पे, राज्य के स्तर पे, जब स्कूलों में परिणाम सुधारने के लिए शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी, प्रधान सचिव और महानिदेशक प्राथमिक शिक्षा, मौलिक शिक्षा और महानिदेशक जो माध्यमिक शिक्षा के, जब पूरे प्रदेश के प्रिंसिपल्स और जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों, डीपीसीज और तमाम स्कूलों के मुखियाओं की बैठक करते हैं परिणाम सुधारने के लिए, तब जिन शख्सियत को प्रेरणा के तौर पे प्रस्तुत किया जाता है वो धर्मपाल चौधरी जी हैं। धर्मपाल चौधरी जी उस कार्यक्रम में, कुरुक्षेत्र में हुए कार्यक्रम में अपने अनुभव रखते हैं कि किस तरह से इन्होंने स्कूल में सुधार और जिसका परिणाम जो विद्यार्थियों का रिजल्ट है उसमें सुधार में आता है। तो हम स्वागत करते हैं सर आपका। ये आज आए हैं यहाँ स्कूल देखने के लिए, तो हम चाहेंगे सर आपसे कि जो आपका शिक्षा का किस तरह से सफ़र शुरू होता है, कैसे आप शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण करते हैं, आपकी विद्यार्थी होते हुए क्या इसी क्षेत्र में आने की इच्छा थी या किस तरीके से आप आते हैं इसमें, तो बताएं सर। अरुण जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि जिस विद्यालय में हम बैठे हैं यह एक बहुत ही सुंदर विद्यालय है और मैं मानता हूं कि ऐसा विद्यालय और का जो प्रांगण है यह बच्चों के लिए, हर विद्यालय में ऐसा प्रांगण होना बहुत ज़रूरी है। मेरी बचपन से शिक्षा में रुचि रही है। बचपन से ही मैं यही सपने पालता रहा कि मैं एक दिन अध्यापक बनूंगा और जो मेरे मन में शिक्षा के प्रति जो रुचि है मैं उसको बच्चों के साथ साझा करूंगा जी। क्योंकि चाहे कोई भी देश हो, यदि वह शिक्षित है तो वह उन्नत है, ऐसा मेरा मानना बचपन से है। क्योंकि हम गांव में पले बड़े हैं तो वहाँ हम देखते थे कि जिस परिवार में शिक्षा है, जो परिवार शिक्षित है, वह परिवार उन्नत है और वह आगे बढ़ा है। यही विचार मेरे मन में था कि क्यों न शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाए। जैसे ही मैंने अपना बीएससी किया तो मैंने एमएससी को नहीं चुना पहले, बल्कि मैंने बीएड कोर्स चुना ताकि मैं बीएससी बीएड करके मैं एक टीचर लगूं और मैं समाज के अंदर एक शिक्षक के रूप में जाऊं जी। और ऐसा ही हुआ। मैंने बीएससी बीएड किया और मैं शिक्षा के क्षेत्र में आ गया, परंतु पढ़ने की मेरी लालसा और भी थी। उसके बावजूद भी मैं खूब पढ़ा। मैंने एमएससी मैथमेटिक्स किया, एमएससी फिजिक्स किया, इंग्लिश में एमए किया, हिंदी में एमए किया। वो मेरे साथ साथ में मेरी रुचि थी, मैं उसको बढ़ाता गया। परंतु जो ग्रामीण इलाका था मैंने उसमें शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार करने का प्रयास किया जितना भी मुझसे हो सका। क्योंकि अक्सर में गांव में ये देखा जाता था कि साइंस विषय के अंदर बच्चों की बहुत कम रुचि है। तो आपने अध्यापक के रूप में कब ज्वाइन किया शिक्षा विभाग? अध्यापक के रूप में मैंने 1995 में 21 मार्च 1995 में मैंने अध्यापक के रूप में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय निगदू में ज्वाइन किया था। अच्छा जी। और
आज भी मैं उस विद्यालय का प्रधानाचार्य भी हूँ, खंड शिक्षा अधिकारी होने के नाते जी भी। तो उसी विद्यालय से मैंने अपनी जीविका भी कहूँगा, और मैं ये कहूँगा कि जो मेरा एक प्रण था कि मैं एजुकेशन के माध्यम से उस अपने क्षेत्र को चमकाऊँ, उसमें मैंने काम करना शुरू किया। जी मेरी रुचि थी कि मैं हर रोज़ स्कूल टाइम के बाद आसपास के गांव में जाता, लोगों को प्रेरित करता, और जहां भी गया, उस विद्यालय में ही नहीं, जहां भी गया तो मेरा ये प्रयास रहता था कि जो बच्चे हैं गांव के, कई बार अनपढ़ रह जाते हैं, पेरेंट्स नहीं भेज पाते, तो वो काम मैंने खूब किया। और जिस विद्यालय में गया लगभग वहाँ की छात्र संख्या मैंने 1.5 गुना या 2 गुना अवश्य की है। जी। और एक बार का तो मैं आपको जी। अरुण जी बताऊं जी। कि निगदू का जो विद्यालय है, ये मैं यहाँ पर 2008 में प्रिंसिपल आया था, और वहाँ की संख्या लगभग 544 के आसपास थी। अच्छा जी। और परंतु एरिया को बहुत को कवर करता था, और इतना बड़ा एरिया जहाँ पर 20-20 किलोमीटर के एरिया में साइंस नहीं थी। तो हमने मिलकर, अपने साथियों के साथ मिलकर ये अभियान चलाया, और हम हर रोज 2:30 बजे के बाद मिलकर सारे आसपास के गांव में निकलते, और जो वहाँ के जो बच्चे साइंस पढ़ने के इच्छुक होते थे, परंतु विद्यालय न होने के कारण वो या तो आर्ट्स में चले जाते थे, या फिर वो किसी और चीज़ ITI में चले जाते थे, जिससे कि वो जो उनकी असली रुचि थी वो खत्म हो चुकी थी। तो हमने इसमें बड़ा प्रयास किया, और हमने वहाँ पर साइंस विषय चलाया, जिसमें हमारे बच्चों ने, वहाँ के एरिया के बच्चों ने काफ़ी रुचि ली, पेरेंट्स ने काफ़ी रुचि ली, और धीरे धीरे हमारी जब ये बात एक समाज में फैली, तो समाज ने हमारा काफ़ी योगदान किया, जिसकी वजह से हम वहाँ बहुत कुछ कर पाए। और उस विद्यालय के अंदर मैं ये कहता हूँ कि 544 से लेकर 1200 प्लस बच्चा एक सेशन में बढ़ना, एक ही सेशन में बढ़ना, एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही। जी 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 बिल्कुल। मैंने वहाँ पर ये अनुभव किया, जिस प्रकार हमने समाज में जाकर काम किया, तो शायद समाज ने हमें उससे कहीं ज़्यादा दुगना दिया। समाज ने हमारे को कमरों की जो कमी थी वो पूरी की, समाज ने 4 दीवारी का अरेंजमेंट करवाया स्कूल के अंदर, टॉयलेट्स का, पानी का, बहुत सारा काम हमारे को समाज ने हमारे साथ खड़ा होकर किया। तो मेरा ये जो मानना है कि आज भी समाज बहुत कुछ करता है। जी बिल्कुल। दिक्कत यह है कि हम कितना कर पा रहे हैं। यदि हम समाज के साथ जुड़कर कुछ करना चाहें तो समाज आगे बढ़कर काम करता है। तो हमने कभी जो ये भ्रांतियाँ चलती हैं कि सरकारी स्कूल में छात्र संख्या नहीं है, सरकारी स्कूल में एजुकेशन नहीं है, शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में ये शब्द कभी आने नहीं दिया। हम जिस विद्यालय में गए वहाँ पर छात्र संख्या बढ़ी है, वहाँ के रिजल्ट सुधरे हैं, और हम अक्सर ये दावा भी करते हैं कि साइंस विषय जिसको बच्चे कठिन समझते हैं, हमने उसका रिजल्ट कभी 100% से कम आने ही नहीं दिया। हम जिस भी विद्यालय में जाते हैं, हम वहाँ की प्रकृति समझते हैं, विद्यालय के बच्चे कैसे हैं, विद्यालय का टीचर कैसा है जी, और इसके साथ साथ विद्यालय का वातावरण कैसा है, हम उस पर नज़र डालते हैं। धीरे धीरे हम उस आसपास के समाज को भी ढूंढते हैं जो विद्यालय में रुचि रखते हैं। तो हम इस प्रकार से एक समन्वय स्थापित करते हैं बच्चों में, टीचर में, बच्चों के पेरेंट्स में, समाज में, और वहाँ का जो वातावरण है उसका हम सारे का तालमेल बनाकर उस स्कूल को आगे की ओर बढ़ाते हैं, जिससे बच्चों को भी अच्छा लगता है, टीचर को भी अच्छा लगता है, और समाज को भी अच्छा लगता है। इसी कड़ी में आज मैं इस विद्यालय में आया। ये विद्यालय इतना सुंदर है, यहाँ पर हरे भरे पौधे, हर तरह के पौधे, जिस फलदायक पौधे। तो अब मैं निगदू विद्यालय में यहाँ कई साल बाद दोबारा से अपनी मैं सेवाएं देने के लिए आया हूँ। वहाँ पर इस तरह के वातावरण की काफ़ी मुझे कमी महसूस हुई, और आजकल जो बच्चे स्कूलों में नहीं आ रहे, तो हम सभी अध्यापकों ने मिलकर एक बीड़ा उठाया है कि इस दौरान क्यों ना हम अपने विद्यालय के प्रांगण को पेड़ों से, फूलों से हरा भरा कर दें, ताकि कल को जो बच्चे आएंगे उनका विद्यालय में मन लगेगा, उनको एक अच्छा वातावरण मिलेगा। तो इस प्रयास में हम आज आपके पास यहाँ आए हैं। आज की जो ई लर्निंग का विषय जो आजकल इसमें चला हुआ है जी, तो इसकी मैं सराहना करता हूँ, क्योंकि बच्चा हमारे से जुड़ा रहे। अगर बच्चे और हमारे में गैप आएगा, कहीं ना कहीं एजुकेशन में दिक्कत आएगी। तो इसलिए हमारी सरकार ने भी, विभाग ने भी टीवी के माध्यम से एजुसेट पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं कि जिससे हम बच्चे के साथ जुड़े रहे हैं। और ये सारे के सारे प्रोग्राम जो हमारे विभाग ने चलाए हैं, सरकार ने चलाए हैं, ये काफ़ी सक्सेस भी हैं।
और हम सरकार की भी सराहना करते हैं कि ऐसे प्रोग्रामों को कंटिन्यू रखा जाए ताकि बच्चा शिक्षा के साथ जुड़ा रहे। एक सर आप नीलोखेड़ी का जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है उसके प्राचार्य भी रहे हैं और वहाँ जाने का हमें मौका मिला है और वहाँ पे जो आपने काम किए थे उसको शिक्षा सारथी में एक बार अवसर मिला उसे कवर करने का। तो हमारे जो दर्शक हैं इस वीडियो को सुन रहे हैं उनको आप ज़रूर साझा करें अनुभव कि जब आप नीलोखेड़ी स्कूल में गए तो वहाँ क्या देखा और उसके बाद किस तरीके से आपने बदलाव की रणनीति बनाई और इस समय उस स्कूल की आपकी मेहनत से जो वहाँ की स्थिति है उस। अरुण जी, मैं नीलोखेड़ी में सितंबर 2012 में आया था जी। और जो नीलोखेड़ी विद्यालय है यह खंड स्तर का सबसे बड़ा विद्यालय है और खंड कार्यालय भी यही है जी बिल्कुल। तो विद्यालय के हर स्कूल का मुख्याध्यापक टीचर यहाँ किसी न किसी ट्रेनिंग के बहाने मीटिंग के बहाने यहाँ आता था। तो जब मैंने इस विद्यालय को देखा तो ये विद्यालय मुझे उस स्तर का नहीं लगा जिस तरह का एक विद्यालय खंड स्तर पर होना चाहिए जी बिल्कुल, क्योंकि यहीं से प्रेरणा पूरे खंड को जाती है। तो मैंने इस पर बैठकर अपने स्टाफ के साथ विचार किया भी हम ऐसा विद्यालय बनाना चाहते हैं कि जो भी यहाँ चाहे मीटिंग में आए चाहे किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए, और वैसे भी ये हाईवे के ऊपर है, कोई भी अधिकारी यहाँ आ सकता है, क्यों ना इस विद्यालय को एक ऐसा विद्यालय बना जाए जो पूरे ब्लॉक में एग्जाम्पल हो और यहाँ हर वो सुविधा इस स्कूल के अंदर हो जिसका हम एग्जाम्पल मीटिंग में टीचर को देते हैं, प्रधानाचार्य को देते हैं, ताकि वो यहाँ देखकर उसको अपने विद्यालय में लागू करे। तो इस कड़ी में हमने दो चीज़ों पर यहाँ काम करना शुरू किया। नंबर एक, जो विद्यालय का स्ट्रक्चर था हमने उसको पूर्ण रूप से दुरुस्त किया जी। यहाँ पर जो हमारा ग्राउंड खाली पड़े थे हमने वहाँ पर ग्रीनरी का, वहाँ पर हमने बहुत सारे फलों के पौधे पार्क डेवलप किए और एक ग्रीनरी पैदा की कि ताकि बच्चे का यहाँ मन लगे कि हाँ हमारा विद्यालय इतना सुंदर है। और तीसरी बात हमने यहाँ पर जो की कि यहाँ हर विषय को हमने प्रैक्टिकल विषय बनाया जी। चाहे कोई भी विषय हो वो हर विषय यहाँ पर प्रैक्टिकल हमने तैयार किया। केमिस्ट्री की लैब हो, फिजिक्स की लैब हो, ज्योग्राफी की लैब हो, हिस्ट्री की लैब हो, पॉलिटिकल साइंस की लैब हो, सोशोलॉजी की लैब हो, होम साइंस की लैब हो, म्यूजिक की लैब हो, हर विषय को हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल बनाया। बच्चों ने काफ़ी रुचि ली इस विषय में, टीचर ने बहुत रुचि ली मेरे साथ मिलके। तो हर विषय को हम प्रैक्टिकल यहाँ करवाते थे जी, ताकि बच्चा, क्योंकि हमें पता है कि बच्चा प्रैक्टिकल से ज़्यादा सीखता है। सही। तो हमने ये विद्यालय जो है एक प्रकार से, चाहे वो ग्राउंड के रूप में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हो, चाहे हो विषय का प्रैक्टिकल हो, इसको हमने प्रैक्टिकल विषय बनाया। यहाँ की जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी तो हर स्कूल में है, किताब भी हर स्कूल में है, परंतु हमने इस विद्यालय की लाइब्रेरी को कैटलॉग से सुसज्जित किया ताकि किसी बच्चे को, किसी टीचर को, कोई बाहर से आए बुक ढूंढना चाहता है तो कैटलॉग पे जाए, बुक का नाम ढूंढे, राइटर के नाम से, बुक के नाम से नंबर देखे और बुक को लेके पढ़ ले। इस प्रकार से हमने हर चीज को, चाहे लाइब्रेरी हो, कंप्यूटर साइंस का कोई भी प्रोग्राम हो, हमने बच्चे के लिए यहाँ पर सरल बनाया। और यहाँ की जो लैब हमने तैयार की, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ कमरा दे दिया और वो कह दिया कि इस पे लिख दिया कि ये फलां लैब है, नहीं, उसका हमने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया और वो स्टैंडर्ड को हमने इस तरीके से मेंटेन किया जो यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट होता है, हमने उस तरह की लैब तैयार की। हो सकता है कि कॉलेज में भी इस तरह की लैब भी ना हो, जिस लेवल की लैब इस विद्यालय में हमने डेवलप की। हमने अच्छे अच्छे कॉलेजों की विजिट की, हमने डिपार्टमेंट की विजिट की, या हमें पता लगा कि फला स्कूल है जो कई अच्छे स्कूल है, नामी ग्रामी स्कूल है, हम उन विद्यालयों में गए, हमने उनका स्ट्रक्चर समझा। तो इस तरीके से हमने उस विद्यालय को डेवलप किया। आज मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है मेरा यहाँ से तबादला हो गया, परंतु मैं आज ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि नीलोखेड़ी विद्यालय के अंदर जो विषय का पठन पाठन है प्रैक्टिकल के माध्यम से, शायद ही किसी विद्यालय में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट भी क्यों ना हो,
मैं ये दावा कर सकता हूँ कि प्राइवेट विद्यालय के अंदर भी ऐसा एजुकेशन का जो प्रैक्टिकल सिस्टम है शायद नहीं होगा। मैंने कई प्राइवेट स्कूलों में मैं गया, वहाँ तो लैब का सिस्टम ही नहीं है। बच्चों को शायद वो अटेंडेंस देते हैं, बच्चे उनके कोचिंग सेंटर पे पढ़े हैं। हमारा बच्चा यहाँ लैब के अंदर काम करता है, और कई बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने IIT इसमें NIT में और कई ऐसे कॉलेजों में एडमिशन लिया है बच्चों ने यहाँ से जाके, कि जहाँ पर बच्चे कोचिंग लेके भी एडमिशन नहीं ले पाते जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले हमें अपने विद्यालय के सिस्टम को समझकर अगर हम उस पर काम करना शुरू करें तो अवश्य ही रिजल्ट आते हैं, और इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। एक सर, ये आम तौर पे धारणा समाज में व्याप्त है कि सरकारी स्कूलों के पास संसाधनों का अभाव है, और आपने नीलोखेड़ी स्कूल में इस बात को झुठला दिया। बिल्कुल, इस बात को आप निगदू में झुठला रहे हैं। जिस स्कूल में आप बैठे हुए हैं उस स्कूल में ये बात झुठलाई जा चुकी है, और कितने ही लोग, कितने ही स्कूल के मुखिया और अध्यापक इस बात को झुठलाने में लगे हुए हैं कि ऐसी बात नहीं है। यदि हमें लगन है तो निश्चित तौर पे स्कूल के नक्शे बदले जा सकते हैं। तो इसको आप किस तरह से कहना चाहेंगे कि सरकारी जो स्ट्रक्चर है, सरकारी जो संस्थान है शिक्षा के, उसमें संसाधनों की कमी नहीं है, बस ज़रूरत है इस बात की कि वो उन संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए। अरुण जी, इस विषय में मैं एक बात कहना चाहूँगा। स्कूल का जो मुखिया है जी, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, उसकी मैनेजमेंट स्किल कैसी है, इस पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। क्योंकि स्कूल के मुखिया की अगर मैनेजमेंट और स्किल सही है तो वो अध्यापकों से काम लेना, समाज के साथ तालमेल बनाना, SMC कमेटी के साथ तालमेल बनाना, अपने विभागीय अधिकारियों के साथ तालमेल बनाना, किस चीज़ की कहाँ कमी आपको नज़र आती है। वैसे तो सरकारी विद्यालय में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। हम उन बच्चों के साथ काम करते हैं जो गरीब तबके से आते हैं, और मेरा एक इसके अंदर यह भी कहना है कि शायद जो इंटेलिजेंसी इन बच्चों में है, ये बच्चे इतने मजबूत हैं, यदि इन पे थोड़ा सा काम किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट इन बच्चों से आ सकते हैं। मैं एक विद्यालय में, साउथ का विद्यालय था एक, मैं उसमें हेडमास्टर रहा 6 साल। मैंने ये जुठला के दिखाया है कि मैंने आसपास के प्राइवेट स्कूलों को एक बात बोल दी थी, आपके पास बच्चे कैसे भी हों, आप मेरे साथ कंपटीशन कीजिए, और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मेरे बच्चे को, मैं किसी बच्चे के घर नहीं जाता था, मेरे बच्चे को अगर कोई प्राइवेट स्कूल तोड़ के अपने विद्यालय में दाखिल कर लेता है, मैं उस विद्यालय को 2000 रुपये इनाम दूंगा, और मैं उस बच्चे के घर नहीं जाऊंगा। अगर गलती से मेरा बच्चा उस विद्यालय में चला गया, अगर वो उस विद्यालय के 2 या 3 बच्चे अपने साथ लेकर नहीं आया, तो भी आप मेरे को झूठा कह सकते हो, और हमने ऐसा किया है। और उस विद्यालय का रिजल्ट, वैसे तो मेरे हर विद्यालय का रिजल्ट अच्छा रहा है, वो हाई स्कूल था और ग्रामीण इलाके में बसा हुआ था। शायद डिस्ट्रिक्ट में कई साल लगातार अगर 5 पोजीशन रही है डिस्ट्रिक्ट में टॉपर, वो उस विद्यालय की रही है, सरकारी विद्यालय रहा है जी। और स्टेट के अंदर 2 बार तो ऐसा रहा कि अंडर 50, एक बार 17वां नंबर और एक बार 37वां नंबर उस विद्यालय के छात्रों का रहा है। 100% रिजल्ट, किसी भी विषय का रिजल्ट फेल नहीं, 100% रिजल्ट उस विद्यालय के रहे हैं। तो विद्यालय, मुझे नहीं लगता कि सरकारी स्कूलों में कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अगर कमी कहीं थोड़ी बहुत नज़र आती है, वो कहीं ना कहीं, जैसे कोई विद्यालय बिना हेडमास्टर के रहता है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी रह जाती है। अदरवाइज मैं ये नहीं कह सकता कि सरकारी विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर कम है या कहीं कोई और कमी है, कोई कमी नहीं है इनमें। जी जी जी। तो ये भी एक आपने वैसे इस बात में ये बात कह दी है कि आम तौर पे जो अध्यापक भी ये कहते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि ये सरकारी गरीब परिवारों के बच्चे आते हैं, तो इसलिए यहाँ परिणाम नहीं दिए जा सकते, बिल्कुल असंभव की तरह से उस चीज़ को रख देते हैं। और जबकि आपने ये बात यहाँ भी झुठलाई है कि वो जो सब परिवारों के बच्चे, उनमें उसी तरीके का कैलिबर, उसी तरीके की प्रतिभा है, बशर्ते
उसकी योजना बनाई जाए और उसके उसकी विकास की। जी ये एक कुछ लोग व्यक्ति समाज में भी बुराई की ओर चलते हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे इस डिपार्टमेंट में भी हैं जिनकी सोच ऐसी हो सकती है, परंतु मैं इस बात को पूरी तरह से नकारता हूँ। जी मैं एक बात आपको कहता हूँ, एक गांव का बच्चा, सरकारी स्कूल में लगभग गांव के वही बच्चे आते हैं जो थोड़ा गरीब तबके का है। जो बच्चा वहाँ आकर केमिस्ट्री +2 में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जी। ये बोर्ड का रिजल्ट है, कोई झूठ बोलने वाली से बात नहीं है, जो केमिस्ट्री में आकर 100/100 नंबर ले जाता है, 80 नंबर की थ्योरी 80/80 ले जाता है, क्या बात। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो बच्चे पढ़ नहीं पाते, वो बच्चे रिजल्ट नहीं देंगे? ऐसे हमारे पास एग्जांपल है। इंग्लिश में 100/100, जिस विषय को ग्रामीण अंचल में कहते हैं कि इंग्लिश विषय बड़ा कमजोर विषय है, मैं आपको ये रिजल्ट भेज भी दूंगा कि बच्चे के 100/100 इंग्लिश में, केमिस्ट्री में 80 नंबर की थ्योरी है तो 80/80, चलो प्रैक्टिकल में हम दे सकते हैं बच्चे को, पर थ्योरी में 80/80 ये वही गांव के बच्चे दे रहे हैं जिनको ये लोग, ये टीचर भी या कोई दूसरे व्यक्ति कहते हैं कि इन बच्चों से रिजल्ट आते। मैं ये कहता हूँ कि इन बच्चों के रिजल्ट ज़्यादा आते हैं जी बिल्कुल, बनिस्बत उन बच्चों से जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर संख्या उन लोगों की ज़्यादा है जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो सिर्फ ड्रामे करते हैं। एक्चुअल यदि हम थोड़ी सी मैनेजमेंट के साथ बच्चों को जानकर यदि हम अपनी मेहनत करवाएं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे बच्चे अच्छा रिजल्ट ना देते हैं। हम इसका प्रमाण देते हैं। दूसरी बात, जो ताकत, जो बुद्धि का जो विकास हमारे बच्चों में है ना, शायद उन बच्चों में नहीं है। हमारा बच्चा शरीर से हष्ट पुष्ट है, हमारा बच्चा सोचने की शक्ति रखता है, तो ये कहाँ से कमज़ोर है? एक शहरी बच्चे को, एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे को तो आप ये कह दो ना यहाँ से बेटे वो करिए, वो डर जाता है। बिल्कुल, परंतु हमारा बच्चा तो वहाँ छाती खोल के जाता है। सही सही। आप हमारे बच्चे को यहाँ से 20 किलोमीटर छोड़ाओ, वो बच्चा बड़े आराम से आएगा, चाहे उसके पास कोई संसाधन मिला हो तब भी घर पहुँच जाएगा, उसको किसी की जरूरत नहीं है। और अगर एक ऐसे बच्चे को, शहरी बच्चे को वहाँ छोड़ देना जाके, जो बच्चा कमज़ोर है, मैं कहता हूँ वो तो वहाँ रोने लग जाएगा। हमारे बच्चे तो कहीं कमज़ोर नहीं है। ये थोड़ा सा कहीं बीच में कुछ व्यक्ति ऐसे आ जाते हैं जो शायद जिनका माइंड संकुचित माइंड के लोग मैं कहूँगा, अदरवाइज ये जो हमारे जो गरीब लोग भी हैं, इनके बच्चों में दिमाग शायद कहीं ना कहीं और ज़्यादा है। थोड़ा सा हमें इन पर अपनी मैनेजमेंट के हिसाब से, उनकी रुचि के हिसाब से, उनको ध्यान में रखते हुए अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो ये बच्चे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है उन बच्चों से। आपने स्कूल के सौंदर्यीकरण पे कमाल का काम किया है। आपने विज्ञान जैसे, मैथमेटिक्स जैसे कठिन माने जाने वाले विषयों को आसान बना करके बच्चों में प्रस्तुत किया है और बच्चों ने परिणाम दिए हैं। और निगदू राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आप खेलों की नर्सरी बनाने जा रहे हैं, जो जानकारी मिली है। बिल्कुल, तो उसके बारे में हमें बताएं कि किस तरीके का काम निगदू में चल रहा है। अरुण जी, वैसे तो मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ और साइंस में मैंने बहुत काम किया है। हमने 100% फर्स्ट डिवीज़न से रिजल्ट दिए हैं स्कूलों में, नॉन मेडिकल में जी, जो एक असंभव काम है उन बड़े बड़े मोटे मोटे फीस लेने वाले स्कूलों के लिए भी। शायद उनके 100% परिणाम, परिणाम और फर्स्ट डिवीजन से कोई बच्चा सेकंड डिवीजन, ऐसे परिणाम हमने इन विद्यालयों में दिए हैं जी। अब मेरा जो मन है थोड़ा, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में भी काफ़ी रहा हूँ, मेरी रुचि रही है, तो अब हमने इस एजुकेशन के साथ साथ अब स्कूल के अंदर कई ग्राउंड तैयार किए हैं और हमारा ये मन है कि बच्चों को क्यों ना जी देश के लिए एयरफोर्स में जाना, मिलिट्री में जाना या हरियाणा पुलिस में जाना, इस तरह के छोटे छोटे जो बच्चों, शारीरिक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते परंतु इन नौकरियों में जा सकते हैं, उनकी तैयारी करवाने के लिए हमने यहाँ पर स्कूल में ट्रैक बनवाया, कबड्डी के ग्राउंड बनवाए, कुश्ती के ग्राउंड बनवाए, वॉलीबॉल के ग्राउंड बनवाए, बास्केटबॉल के ग्राउंड बनवाए, बैडमिंटन के ग्राउंड बनवाए। हमने एक खेलों का हब शुरू कर दिया यहाँ। हम ये चाहते हैं कि जिन बच्चों की रुचि पढ़ाई में ज़्यादा नहीं है परंतु वो मीडियम है, अगर वो खेलों की तरफ उनकी रुचि है तो क्यों ना ये अपॉर्चुनिटी उन बच्चों को दे दी जाए। तो इस प्रकार से अब हमारा ये भी ध्येय रहेगा साथ में
कि हम साथ में इनके बच्चों को कोचिंग दें। जो बच्चा इंजीनियरिंग में जाना चाहता है उनका हम अलग से सिस्टम बना रहे हैं। जो बच्चा कॉमर्स के माध्यम से कहीं बैंकिंग में या उसमें जाना चाहते हैं उनके लिए हमने अलग सिस्टम स्कूल में अडॉप्ट किया है। और जो बच्चे सेना में जाना चाहते हैं या पुलिस में जाना चाहते हैं या कोई किसी और डिफेंस टाइप की कोई कोचिंग लेना चाहते हैं, तो अब हम जैसे ही लॉकडाउन के बाद स्कूल खुलेगा तो हम यहाँ पर कोचिंग का एक फ्री ऑफ कोचिंग, जिसमें मेरा स्टाफ फ्री कोचिंग देगा, तो बच्चों को हम शुरू से लेके और उनके कोचिंग के हाई लेवल तक हम बच्चों को कोचिंग देंगे और उनकी प्रैक्टिस स्कूल में ही करवाएंगे। ऐसा हमारा अब जो प्लान स्कूल में है वो हम चला रहे हैं। अच्छा। ताकि आसपास का बच्चा इस बहाने हमारे स्कूल से जुड़ेगा भी। और जो गांव के जो बच्चे ऐसे रह जाते हैं, खेलों में कईयों की रुचि होती है, ग्राउंड नहीं होते। जैसे मैं साइंस की बात कर रहा था, पहले यहाँ 20 कोर्स तक साइंस नहीं थी। मैंने प्रयास किया और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जितने साल मैं रहा मैंने यहाँ पर नॉन मेडिकल चलाया। मेरे जाने के बाद ये कह लो कि मेरे कंपटीशन में कई प्राइवेट स्कूलों ने भी साइंस अपने विद्यालयों में चलाई है। और मुझे खुशी है इस बात की, आज इस निगदू कस्बा के अंदर सैकड़ों बच्चे साइंस से पढ़ते हैं। शायद मैं उस समय चिंगारी ना छोड़ता, उन प्राइवेट स्कूलों की भी हिम्मत नहीं थी यहाँ साइंस चलाने की, क्योंकि वो तो पहले भी 20-20 साल से चले हुए थे। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं था। आज और दूसरा जो हमारा स्टेप जो आज मैं ये चलाने अपने स्कूल में मैंने जो शुरू किया है कि स्पोर्ट्स में भी बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। और मैंने यहाँ पर नर्सरियाँ बच्चों की तैयार कर दी है, इनके लिए ग्राउंड हमने तैयार कर दिए है। तो इससे क्या होगा, वही प्राइवेट स्कूल जिन्होंने मेरे को देख के पहले साइंस चलाई थी, शायद वो भी ऐसा करने का प्रयास करें। और मुझे खुशी होगी इस बात की कि इस एरिया के अंदर हर स्कूल में स्पोर्ट्स का भी एक हब होगा, कोचिंग सेंटर्स खुलेंगे, उससे समाज का ही भला होने वाला है। बिल्कुल, मेरी ऐसी सोच है। ये जो शिक्षा का सफ़र है आपका, निश्चित तौर पे कितनी ही प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का ज़रिया बना है। और आगे आने वाले समय में भी निश्चित तौर पे कितने ही विद्यार्थियों को आपकी मेहनत का फल मिलना है और कितने ही अध्यापकों को आपसे प्रेरणा लेनी है। और हम यही चाहेंगे कि इस तरीके की शख्सियतें निरंतर अपना संदेश जन जन में फैलाती रहें और शिक्षा और ख़ास तौर से सरकारी शिक्षा की उन्नति में अपना योगदान करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर।